हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। हमने एक न्यू सीरीज शुरुआत की थी जो थी गैलेक्सी सीरीज़। उसमें एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का हमने लिया था जो था केमिकल, और उसमें हम एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि अपलोडेड है चैनल पर। जीओसी हमने शुरुआत कर दी थी, इंट्रो लेक्चर हो गया था। उसके बाद में हमने इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे जीओसी के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा, सबसे पहले तो हम ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ेंगे। किसके? मीथेन के, एल्कीन के, एल्काइन के। उसके बाद हम बात कर लेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेजोनेंस का। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज का हमारा मेन टॉपिक रेजोनेंस होगा। और उसके बाद पढ़ लेंगे हम हमारा इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट रेजोनेंस इफेक्ट, या बोल सकते हो मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आज का हमारा ये सब टॉपिक रहेंगे। सो हम शुरुआत कर लेते हैं अपना ये जो लेक्चर है फर्स्ट टॉपिक से। सो पहला है, बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम की। ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम देखो, पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था, जो कि डिस्कस किया था मैंने लोन पेयर के बारे में, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, उसी में ही मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो होते हैं मिक्स, वो होते हैं मतलब कंबाइन। ठीक है, और फॉर्मेशन करते हैं एमओज का। एमओज मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स होंगे और बनाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और वो जो मोलिकुलर एमओ बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम। क्या होंगे? वो डिजनरेट होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, हमारे पास है एक एस का ऑर्बिटल है हमारे पास में, और एक पी का ले लिया हमने, कुछ है जैसे कि पी एक्स। ये दोनों क्या हुए? कंबाइन हुए। ठीक है, और हमारे पास एक बात आपको मैंने बताया था, जैसे कि हमारे पास कंसेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ऐसे ही कंसेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एटम। ठीक है, इसी तरह जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ना उतने ही नए एमओ बनेंगे। जैसे यहाँ कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं? एक एस का और एक पी का, तो कितने एमओ बनेंगे? दो बनेंगे। ये हमारे पास में दो एमओ बन के तैयार हो गए, एस पी एस पी। ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या बोल सकते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर एस करेक्टर भी है और पी करेक्टर भी। एटॉमिक ऑर्बिटल में प्योर एस था, ये प्योर पी था। ठीक है, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपसे बात करूँ, सबसे जो एक बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है मीथेन। ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें कि देखिएगा आपके पास कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? पी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। एक सेकंड में मार्कर बदल लेता हूँ। देखिएगा क्या होगा, आपके पास कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर आपके पास पी ऑर्बिटल मिलेंगे हमें। ठीक है, क्या मिलेंगे? पी ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और मैंने बात की थी CH4 की। किसकी? CH4 की। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? CH4 का। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताऊं तो वो होती है कुछ 1s2 2s2, क्योंकि कार्बन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मास नंबर 12, 6 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 1s के अंदर ये 1s होगी। 2s के अंदर कितने हैं? 2। और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। ठीक है, अब ये बात आई है, देखो ये जो है 2s और 2p, ये क्या है? वैलेंस शेल, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग में हमेशा काम आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 ये हो गए, 3 और 4। 4 क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किसमें? कार्बन के अंदर। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। हाइड्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो क्या होगा? 1s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 ही होता है हाइड्रोजन का। सो ये हो गया 1s1। अब ये मॉलिक्यूल जब बनेगा तो आपको दिख रहा होगा। अब एक बात ध्यान रखना, एक होती है कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बहुत टाइप की होती है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसको डेटिव बॉन्ड भी हम बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, बहुत सारी बॉन्ड होती हैं।
यहाँ पर हम बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, पाई बॉन्ड बन सकती है। जब भी मैं आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल बनाऊँ तो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर CH की 4 बॉन्ड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा, और ये जो एंगल होगा ये 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होगा, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा, और या फिर मिनट या सेकंड कुछ ऐसा है, लेकिन 109 डिग्री के लमसम इसका एंगल होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो इसका ज्योमेट्री जो हम बोलते हैं वो होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। सो इसी का ही एमो डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे ओवरलैप होता है, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का एस का जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, और जो पी ऑर्बिटल है वो उसकी होती है डम्बल, ठीक है। और डी की आपको बता देता हूँ वो होती है डबल डम्बल। क्या होती है? डबल डम्बल, ठीक है। अब ये हमारे पास कार्बन की क्या हो गए? पी ऑर्बिटल्स। अब हाइड्रोजन का होगा स्फेरिकल, हाइड्रोजन का होगा स्फेरिकल। और ये मैं चार्ज नहीं बना रहा हूँ, ये वेव फंक्शन का क्या है? ये वेव फंक्शन का क्या है? फेज है। ये वेव फंक्शन का फेज है, ये चार्ज नहीं है। ये वाली लोब अलग वेव फंक्शन फेज में है, ये वाली लोब अलग फेज में है, ठीक है। अब जीरेड अनजीरेड ऑर्बिटल के साथ जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं यहाँ नहीं है। सो क्या होगा? इसका तो पी ऑर्बिटल कार्बन का, इसके साथ हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके साथ हाइड्रोजन का 1s 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1s 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का 1s। किसके साथ ओवरलैप हो जाएगा? पी ऑर्बिटल के साथ। और हमारे पास ये क्या बन जाता है? CH4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है CH4 की? आपको पता होगा sp3, एक s का और हमारे पास 3 p के ऑर्बिटल्स। आप अब ये कहेंगे कि यहाँ पर तो क्या था? देखो, जब भी अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है, जब भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है तो आपको जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड चाहिए, और जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनानी हो तो हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर जाते हैं, तो उसके लिए खाली एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी, और इसके लिए अनपेड चाहिए। आप ये कहेंगे कि यहाँ तो आपने क्या कहा? एक एस का और 3 पी के ऑर्बिटल्स आएंगे, यहाँ तो हमें 2 ही अनपेड ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो 2 बॉन्ड बननी चाहिए, 4 कैसे बना दी? क्या होता है? ये जो हाइब्रिडेशन होती है ना कार्बन की, ये जो होती है ये ग्राउंड स्टेट में होती है। ये जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगी ना, ये जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, कब जाएगी? तब एनर्जी देंगे तब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना हमारे पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये उठ के इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है। अब 1s से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट ही नहीं करा। हमें मतलब 2s और 2p से है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे पेयर्ड, एक इधर चला गया, एक बच गया। उसके बाद 3 ऑर्बिटल किसके थे? p के, 2p के 2s, एक पहले से था, दूसरा एक इधर आ गया। अब बताइए, 4 हमारे पास हाफ पेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। अब हर एक के साथ, अब हर एक ऑर्बिटल के साथ आप क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड होगी म्यूचुअल शेयरिंग से, एक कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन देगा, और एक बॉन्ड बन जाएगी। तो ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनाई है ना मैंने सारी, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये था सिंपल एक एल्केन का एग्जाम्पल। अब अगर मैं आपके पास बात करूं एक एल्कीन की, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है? देखिएगा, एक एल्कीन ले लूँ मैं, सिंपलेस्ट एल्कीन ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है इसका ईथीन, ठीक है। ये तो छोटे बच्चे वाली बात है। कार्बन, ये देखिएगा, अब क्या होगा हमारे पास? कार्बन के पास क्या होगा? पी ऑर्बिटल होगा अपना, ये हो गया, ठीक है। और ये दूसरा कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, इसका पी ऑर्बिटल, इन दोनों का क्या होगा? ये क्या है? px, इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप। और हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास जब भी s ऑर्बिटल ओवरलैप होगा ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगी। s और p का अगर ओवरलैप होता है ना, अगर हेड ऑन ओवरलैप होता है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनती है, समझ में आई? और अगर 2 p ऑर्बिटल का भी हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगी। पाई बॉन्ड कब बनती है? हेड ऑन ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है, और पाई बॉन्ड बनती है हमेशा किससे? साइडवेज ओवरलैप से। किससे? ये भी पी का ऑर्बिटल था, जैसे कि पी जेड मान लेता हूँ, ये भी पी जेड, साइडवेज ओवरलैप होगी तो क्या बनेगी? पाई बॉन्ड बनेगी। बॉन्ड और भी होती है, डेल्टा बॉन्ड, लेकिन हमें सिग्मा और पाई ही देखनी है, ठीक है।
सो अब मैं बात करूँ यहाँ एड ऑन ओवरलैप हुआ, क्या बॉन्ड बन गई, सिग्मा। आप देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड से। तो मैंने क्या किया, ये लो जी, ठीक है, ये और ये। अब देखो हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या होगा, 1s हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का 1s। तो 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन चुकी हैं, ठीक है जी। इसकी भी आप ऐसे ही 2 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। 2 सिग्मा बॉन्ड बन गई, जो कि ये थी, 2 सिग्मा बॉन्ड ये बन गई है। एक सिग्मा बॉन्ड बन के तैयार हो चुकी है, जो कि ये वाली। एक पाई बॉन्ड और बनानी है। पाई बॉन्ड मैंने क्या कहा था, साइडवेज ओवरलैप से बनेगी। किससे बनेगी, साइडवेज। ये px मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, pz, ठीक है। अब इनकी जो ओवरलैप होती है ना साइडवेज, इन ऑर्बिटल की जो ओवरलैप होगी साइडवेज, उससे क्या बनेगी, पाई बॉन्ड। तो ये एक तरीके से एमओ डायग्राम था किसी भी एल्कीन का। अब बात करूँ एल्काइन का। एल्काइन कोई भी ले लेता हूँ मैं, इथाइन ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इथाइन, ये एक एल्काइन है, ठीक है। अब एल्काइन में क्या है, एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दूसरे पर एक ही हाइड्रोजन है। अब मैं बात करूँगा, ये हो गया हमारे पास px, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये उसका एड ऑन ओवरलैप होकर क्या बन गई, ये बन चुकी है सिग्मा बॉन्ड। और हर एक कार्बन पर देखो ये px हो गया, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, pz मान लेता हूँ। इधर भी क्या कर देता हूँ, pz कर देता हूँ। और जो py होगा, ये कुछ इसके कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा ना। और हर एक कार्बन पर एक क्या है, हाइड्रोजन है, एक CH बॉन्ड है, एक क्या है, CH बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s। तो ये एक सिग्मा बन गई है हमारे पास में, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गई है, और ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गई है, ठीक है। अब ये होगी CH की 2 सिग्मा बॉन्ड, ये वाली। अब CC के बीच में एक सिग्मा है और 2 पाई है, तो सिग्मा तो बन चुकी है, पाई कैसे बनेगी, एक तो भाई pz के ओवरलैप से, और अगली जो बॉन्ड बनेगी वो मैं आपको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो हमारे पास py में जो ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल, इनकी जो ओवरलैप से बॉन्ड बनेगी ना, ये बनेगी थर्ड पाई बॉन्ड, और इससे पाई बॉन्ड बनी थी, ठीक है। अब आपको एमओ डायग्राम समझ में आ गया होगा इथाइन का, कैसे CH बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1s और इसका p ऑर्बिटल मिलकर क्या बन गई, हमारे पास में CH बॉन्ड बन गई है 2, ठीक है। ये क्लियर हो चुकी है बात हमें, ठीक है भाई। अब ये 3 बॉन्ड बीच में बने, जिसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है। एक सिग्मा इसके दोनों के p ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैप से, और 2 पाई एक तो pz के साइड ओवरलैप से, और जो सेकंड पाई है वो py के ओवरलैप से, ठीक है। सो ये एमओ डायग्राम हो चुका है हमारा किसका, इथाइन का। अब आपको बता दूं, एमओ डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपको ओनली इथाइन और इथीन का बनाना पड़े, आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। देखो अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन तो होगा, ठीक है। अब इसको मैं कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है। कैसे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाकर। अब हर एक कार्बन के पास अपना p ऑर्बिटल है, होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है यहाँ अल्टरनेट, ठीक है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये इनके बीच भी भाई, इनके बीच तो है ही, और कंजुगेशन में है तो इन p ऑर्बिटल में भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही होगी, और इनमें भी ऐसे ही नीचे और ऐसे ही ऊपर, ठीक है। ये क्या दिखाया मैंने, ये बेसिकली दिखाया है रेजोनेंस या कंजुगेशन, कि कैसे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मूव कर रही है हमारी एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये जो p ऑर्बिटल्स है ना कार्बन के, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी मूव कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही हो, आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस है, उसके लिए ये नहीं है कि आपको पाई बॉन्ड में ही रेजोनेंस होगा, कि पाई बॉन्ड दे रखे अल्टरनेट तभी रेजोनेंस होगा। आपको पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं, पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं, पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर दे सकते हैं, पाई बॉन्ड के साथ रेडिकल भी दे सकते हैं। और आपको
कभी कभी तो पी पाई और पी पाई डी पाई भी बॉन्डिंग भी करानी पड़ सकती है। ठीक है, आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं, CF3 पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव, इसके अंदर जो बॉन्डिंग आती है वो पी पाई बैक बॉन्डिंग आती है, और इसमें होगी पी पाई डी पाई। ठीक है, बॉन्डिंग मिलेगी इनमें। मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जांपल बता दिए हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, इनमें आप देख सकते हैं, अगर इसका मैं एमओ डायग्राम बनाऊं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि देखो ये है जी, ये कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ठीक है, और फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन जो उस पर है पॉजिटिव चार्ज, इसमें वैकेंट पी हमें मिल जाएगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ से इसमें, इससे इसमें, नीचे भी ऐसे ही मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर मूव कर जाएंगे। क्यों मूव करेंगे इधर, क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कम करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका मैं बनाऊँ तो इस पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आ जाएगी CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों क्या है, एक ये पहला RS है, ये है सेकंड RS। ठीक है, दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये है RS ऑफ दैट। अब हमने एमओ डायग्राम्स के बारे में, मतलब एमओ डायग्राम नहीं, ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा मेन मोटिव रहेगा, ये मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया नहीं जाता वो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, ये सब हमारा टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब सेकंड जो टॉपिक है, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वो है जी रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस का देखो सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने का, समझने का। मैं जो तरीका अपनाऊंगा वो अपनाऊंगा, सबसे पहले एक रियलिस्टिक एग्जांपल, रियलिस्टिक कंडीशन आपके सामने लेके आऊँगा, फिर आपको मैं जो इसके डेफिनेशंस है या जो भी चीज़ें हैं सब एस्पेक्ट्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। क्या है कि एक हमारे पास कोई भी चौराहा है, क्या है, चौराहा है हमारे पास में। अब ये जो सड़क है, मतलब चौराहा, ये सर्किल है हमारा। ठीक है, यहाँ बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक गन शॉट फायर हुआ, मतलब जो भी मर्डरर था उसने गन शॉट फायर की, कहाँ पर, इन आदमियों पर, बहुत सारे थे यहाँ। ठीक है, उसके बाद भाई पुलिस वगैरह आई। ठीक है, पुलिस आई तो पुलिस ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी आदमी थे ना, उसमें से 10 आदमियों को ये ले गई, 10 आदमियों को ले गई। और ले किस ले गई, कहाँ ले गई, पुलिस स्टेशन में ले गई। कहाँ ले गई, पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में ले गई किसके लिए, क्योंकि ये थे चश्मदीद गवाह, एक तरीके से इन्होंने वहाँ होते हुए देखा था, जो हुआ था, जो भी फायर वगैरह हुई थी, कैसे क्या था। तो पुलिस स्टेशन में किसको बुलाया गया, आर्टिस्ट को बुलाया गया। ठीक है, और इनसे पूछा गया कि आपने जो भी मर्डर था, जैसा भी आपने जिस भी एंगल से उसको देखा हो, तो कैसे दिखने में कैसा था। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, वैसे वैसे मर्डरर का क्या कर दिया, इनका स्केच तैयार कर दिया मर्डरर का। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस एक फिनोमेनन है, रेजोनेंस इज अ फिनोमेनन, और रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट है, ये फिनोमेनन। तो सबसे पहले जो बात आती है, या दो ही बात आती है, एक बात आती है रेजोनेंस, पहली जो बात आती है वो बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड। सेकंड जो बात आती है वो आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक आती है रेजोनेंस हाइब्रिड और एक आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो
ये जो हम पीपल्स यहाँ से लेके आए थे, जो भी क्राइम सीन हुआ था जहाँ, वहाँ से इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया किसके बारे में, मर्डर के बारे में, कि दिखने में ऐसा ऐसा था, और आर्टिस्ट ने क्या किया, उसका स्केच तैयार कर दिया। तो ये जो सभी जो पीपल्स है, जो हम जिनको पुलिस स्टेशन में लेके आए थे, ये सभी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो इन्होंने स्केच बनवाया है आर्टिस्ट से कि कैसा हुलिया था उसका, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ से बात क्लियर होती है, रेजोनेंट आरएस और रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई भी, अब मैं आपको ये बताऊं, ये तो मैंने आपको एक पूरा एग्जांपल लेके बता दिया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में, ठीक है। कुल मिला के एक जो कंपाउंड है उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए एक स्ट्रक्चर जब काफ़ी ना हो तो हम उसके डिफरेंट वन और मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, जो हमारी मेन बात है वो ये है कि देखिएगा रेजोनेटिंग। अब रेजोनेंस, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि रेजोनेंस क्या होता है। सबसे पहले मेन बात यही रहेगी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेफिनेशन बता रहे हैं। कोई भी एक हमारे पास कंपाउंड है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो स्ट्रक्चर है वो जब काफ़ी ना हो, एप्रोप्रिएट ना हो, और अगर हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़े तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। मतलब वो जो कंपाउंड है ना, वो एग्जिबिट करता है रेजोनेंस फिनोमेना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे पास में, वो सभी स्ट्रक्चर्स जो हमारा मेन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी तरफ क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं उनमें से जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सो रेजोनेंस का मैंने आपको बता दिया कि एक कंपाउंड है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाता, ठीक है। आपके पास देखिएगा, आपके पास क्या है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़, क्या, ऑल प्रॉपर्टीज़, सभी प्रॉपर्टीज़ को जब एक सिंगल स्ट्रक्चर डिफाइन ना कर पाए और हमें ज़रूरत पड़े टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो एग्जिबिट कर रहा है रेजोनेंस फिनोमेनन। और ये जो टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, अब ये हमने आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बात करूँ, देखिएगा आपके पास बेंजीन जो है, बेंजीन वो तो सबने पढ़ा होगा। बेंजीन के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर, फर्स्ट जो हो गया है वो आपका ये हो गया है, ठीक है, और जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट। और ये ऊपर जो मैंने बनाई है ये है इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों क्या है आपका, जो ये दोनों हैं आपके 1 और 2, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन की, और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब एक बात आपको बता देता हूँ, यहीं क्लियर कर देता हूँ ये बात आपको मैं, कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो रियल होती है, क्या है, रियल। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास में वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल। क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपके पास, ये बात मैंने आपको बता दी है कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कोई भी एक चीज़ है, कोई भी आपका कुछ भी मान लीजिएगा, अगर उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं तो एक चीज़ में कोई भी काम कर रहे हैं वो, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन उसमें होगा, किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा।
वो डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी पे। जैसे कि यहाँ करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, जो जितना वो आर एस जो कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज़्यादा होगा। सो अब जो हम देखेंगे इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वो यही आएगा कि पहली बात तो रेजोनेंस होता कैसे है, क्या कंडीशंस है। हमने रेजोनेंस पढ़ लिया कि पहले पढ़ लिया कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। फिर बात ये आएगी कि रेजोनेंस हो क्यों रहा है, वो होता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर बात आएगी क्या क्या कंडीशंस है रेजोनेंस होने के लिए, कि भाई मॉलिक्यूल में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो पहली बात रेजोनेंस का हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, और होता क्यों है रेजोनेंस, स्टेबिलिटी के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा कि कंडीशंस क्या है जी। अब आपके पास मैं 10 मॉलिक्यूल दे दूं, 10 कंपाउंड दे दूं मैं, और पूछूं कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कि आर इसमें रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, तो क्या कंडीशंस हैं, पहले तो ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ठीक है बनेंगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कि रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम बात करेंगे आखिर में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी आर एस जो कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। सो ये होगा हमारे पास में, इससे उसे आगे हम ये पढ़ेंगे। और इनसे भी पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है कंजुगेटेड सिस्टम का, किसका, इसके बाद हम देख लेंगे कंडीशंस और रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी और रूल्स ऑफ ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट पढ़ के एंड करेंगे। कंजुगेटेड सिस्टम जो है देखिएगा हमारे पास में दो टाइप से मिल सकता है, या तो हो सकती है क्रॉस कंजुगेशन, क्या हो सकती है क्रॉस कंजुगेशन, या फिर हो सकती है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ये आपके दो टाइप कंजुगेशन है। कंजुगेटेड सिस्टम कौन से होंगे, देखिएगा कंजुगेटेड सिस्टम आपको मैंने बताया था, या तो आपके पास में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ठीक है। या फिर आपके पास में डबल बॉन्ड के साथ ही कोई भी आपके पास आयन दे दे, या तो वो कटायन हो या फिर वो अनायन हो, या फिर डबल बॉन्ड के साथ आपको क्या दे दे, आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। ये सब हो सकता है। या फिर आपको डबल बॉन्ड के साथ क्या दे दे, कोई भी ऐसा आइटम दे दे जिस पर है लोन पेयर। तो ये सभी कंजुगेटेड सिस्टम ही है, जरूरी नहीं है ये ही कंजुगेटेड सिस्टम होगा। दीज आर ऑल कंजुगेटेड सिस्टम्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंजुगेटेड सिस्टम में भी दो टाइप से कंजुगेशन हो सकती है, एक्सटेंडेड और क्रॉस। और ज़्यादा डोमिनेट कौन सी करेगी पहले बता देता हूँ, ज़्यादा डोमिनेट करेगी हमेशा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है वो मैं बताऊँगा। क्रॉस कंजुगेशन का आप एग्जांपल लेकर चलें तो आपके पास में एग्जांपल हो सकता है क्रॉस का, देखिएगा ये देखिएगा, ये जो एग्जांपल आपके पास में ये मैंने ले लिया है क्रॉस कंजुगेशन का। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का एग्जांपल आप कुछ ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो कंजुगेशन होगी वो क्रॉस कंजुगेशन होगी इस कंपाउंड में, और यहाँ पर होगी एक्सटेंडेड। देखिएगा ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब इधर की साइड टूटेगी तो इसके साथ ये पाई बॉन्ड भी कंजुगेशन में है और इसके साथ ये पाई बॉन्ड भी कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये होगी क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस, ये डबल बॉन्ड दोनों के साथ क्या है कंजुगेशन में। इधर क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये एक तरीके से आप ये मान सकते हो इसमें अपोजिट साइड में डिस्पर्जन होगा इलेक्ट्रॉन का, और इसमें जो है ये होती है यूनी डायरेक्शनल, क्या होती है यूनी डायरेक्शनल डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही डायरेक्शन में होगा, देखना इसमें इस डायरेक्शन में होगा, देखना ये जब बॉन्ड इधर आएगी तो यहाँ पॉजिटिव ग्रेड होगा, उसको खत्म करेगी डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव ग्रेड होगा उसको खत्म करेगी डबल बॉन्ड, और यहाँ जो पॉजिटिव ग्रेड होगा उसको खत्म करेंगे ओके लोन पेयर। और अगर मैं इसका आपके पास बना दूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूँ, तो आप ये देख सकते हैं
ओ पर आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि लोन पेयर इसने आपने डोनेट किया है। डबल बॉन्ड ये आ जाएगी यहाँ, ये आ जाएगी यहाँ, और ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के RS स्ट्रक्चर। ज़्यादा डोमिनेट, ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन देन क्रॉस कंजुगेशन। एक एग्जांपल है जिसमें कि अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन में ये सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाता है तो उसमें क्रॉस कंजुगेशन डोमिनेट करने लग जाएगी। ठीक है, सो ये था कंजुगेशन के बारे में जो हमें पढ़ना था। क्रॉस और एक्सटेंडेड ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब ये जो बात होगी वो ये होगी कि सबसे पहली जो कंडीशन है रेजोनेंस की, मैंने आपको पहले बताया था रेजोनेंस का पिछले लेक्चर में, कि रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास पहली बात तो p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। p ऑर्बिटल्स के बाद बात क्या थी, वो जो p ऑर्बिटल है वो एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए, और वो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, सो अब वही बात है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले प्रेजेंस होनी चाहिए कंजुगेशन। क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। वो जो आपका कंपाउंड है उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगी। और इसका मतलब जो है, इसका मतलब यही है कि जो आपका हर एक एटम है ना जी, वो एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और इसी में ही आप बोल सकते हैं आपके पास कम से कम 2 सेगमेंट्स होने चाहिए, किसके, डबल बॉन्ड के। किसके, डबल बॉन्ड के। देखिएगा आपको इसका एग्जांपल मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने एक एल्कीन ले ली, देखो p ऑर्बिटल इस पे भी है, p ऑर्बिटल इस पे भी है, लेकिन यहाँ कंजुगेशन नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही तो डबल बॉन्ड है। और ये क्या कहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी आप देख लीजिएगा 2H एक डबल बॉन्ड, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कंजुगेशन नहीं होगी। कम से कम ऐसे हमें 2 सेगमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, HH HH H और इधर भी H। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या किया, हमने तब एक सेगमेंट लिया था, अब 2 सेगमेंट ले लिए। कैसे, एक ये सेगमेंट हो गया है, एक ये सेगमेंट हो, कम से कम 2 सेगमेंट चाहिए। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है, जो आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं सभी एक प्लेन में होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया था उस दिन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आपके पास कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 पैरेलल ऑर्बिटल्स होने चाहिए, या फिर 2 पैरेलल p ऑर्बिटल्स हों और प्लस क्या, कोई भी आपके पास में बोल सकते हो आयंस हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो। पहला बताया कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और कम से कम 2 सेगमेंट चाहिए लेकिन के, ठीक है, जो कि कंजुगेटेड हो। दूसरी बात प्लेनर होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कम से कम हमें 3 पैरेलल p ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, या फिर आप क्या करो 2 पैरेलल p ऑर्बिटल दे दो, या और उसके साथ ही कोई आयन होना चाहिए, कैटायन एनायन, या फिर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप जरूरी नहीं है कि अगला डबल बॉन्ड ही बनाएं, एक मल्टीपल बॉन्ड अलग टाइप की बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये एल्काइन बना दी है। ठीक है, तो ये सिस्टम भी हमारा एक कंजुगेटेड सिस्टम होगा। ठीक है, अब ये हो चुका है कंडीशन फॉर ऑफ रेजोनेंस, हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा कि रूल्स, कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या रूल्स पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के। तो हमारे पास में टोटल 4 रूल्स आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए,
लिए। पहला जो रूल होगा, मतलब कि ये कह सकते हैं आप कि रूल फर्स्ट ये होगा, जब भी आप आर एस, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं बार बार इतना लंबा नहीं बोलूँगा, उसको मैं आर एस बोल के बोलूँगा, ठीक है। आर एस जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि बोनाफाइड, जो भी आप आर एस बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो आपका वैल्यूएबल बोनाफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या मतलब, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एक वैल्यूएबल बोनाफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि आपका एग्जांपल इसमें मैं दे देता हूँ। एग्जांपल तो आपको ज़रूर देखना ही देखना होगा इसके अंदर, ठीक है। नाइट्रो इथीन, क्या बताया, नाइट्रो इथीन। ये हमारे पास क्या कर दिया हमने, बना दी इथीन, और इससे ग्रुप जोड़ दिया आपका हमने नाइट्रो ग्रुप। क्या जोड़ दिया है, नाइट्रो ग्रुप। अब देखो, अब मैं इसका अगर आर एस बनाऊँ, अब इसका मैं अगर आर एस बनाऊँ, तो ये बॉन्ड अगर मैं इधर मूव कर दूँ तो इधर पॉजिटिव क्रिएट होगा, 2 पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव तो है ही, 2 पॉजिटिव और क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड इधर मूव करेगी, कर गई मूव। सो इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, एक पॉजिटिव पहले से। अरे भाई एक पॉजिटिव पहले से था, ये पाई बॉन्ड और तोड़ दिया आपने, 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये जो डबल बॉन्ड मूव करेगी ये एक पॉजिटिव कम करेगी, एक पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। सो ये मान सकते हैं हम, ये पहला आर एस, ये दूसरा आर एस। अब आपने क्या किया जी, अब आपने, और एक बात ध्यान रखना, ये वाला एरो आर एस बनाते हुए कभी मत दिखा देना, ठीक है। हमेशा डबल हेडेड एरो आपके पास में आर एस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये वाला एरो यूज करना है आर एस बनाते वक्त। अब आपने क्या किया, अब आपने ये कर दिया कि देखो जी CH2, ये वाली जो है इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आपने इधर मूव कर दी और ये आपने इधर मूव कर दिया CH2। अब ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को आप इधर लेके आ गए हो, किधर लेके आ गए हो, इधर लेके आ गए हो कि हम इसका पॉजिटिव ख़त्म कर दें। और ये जो पाई बॉन्ड है ये आपने अभी तोड़ी नहीं है, अभी तोड़ी नहीं है। सो तो आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है, आपको पता हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन क्या हो गया है, यहाँ नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो गया है। नाइट्रोजन क्या हो, 5 बॉन्ड बना लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि पॉसिबल नहीं होते वो आप नहीं बनाएंगे। सो पहला रूल आप समझ गए होंगे, वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स जो कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है, पेंटावेलेंट हो नहीं सकता नाइट्रोजन, तो आप ऐसा आर एस नहीं बनाएंगे, ये हमारा आर एस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसने यही कहा है कि जो आप आर एस बनाएं वो एक बोनाफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि हमारे पास जो भी आपने आर एस बनाया है वो आर एस, देखिएगा जो आपने आर एस बनाए हैं उसमें जो रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल था, और जब आप प्रोडक्ट की साइड जा रहे हो, या बोल सकते हैं कि आपने जो भी आपका पहले आर एस था और उसके बाद जो आपने रेजोनेंस कराने के बाद में, कंजुगेशन कराने के बाद जो आर एस बनाया है, इन दोनों के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों नहीं, पहले कंपाउंड, पहला जो आर एस है और जो सेकंड जो आर एस है, दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल होने चाहिए, ये नहीं अलग है, ठीक है। मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दे देता हूँ, देखिएगा। एग्जांपल है ब्यूटा
1,3 डाइईन का, किसका, ब्यूटा 1,3 डाइईन का, ये होगी ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब इसमें मैंने आर एस बनाया, कैसे बनाया, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, देखना भाई, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब आप देखो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है पहला, ये बनाया मैंने दूसरा, एक मैंने आर एस ऐसे बनाया कि ये जो बॉन्ड है ना इनको होमोमेटिकली क्लीव कर दिया, तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड इधर बन गई, एक रेडिकल इधर बन गया, एक रेडिकल इधर बन गया। अब देखिएगा मेरा जो मतलब है रूल सेकंड से वो ये है कि आप जो आर एस बनाए ना, ये आपने आर एस बनाया और एक ये आपने आर एस बनाया, तो ये जो आर एस बनाए है ना आपने, इनमें जो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके इक्वल होने चाहिए। अब पहले हम इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनोगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 22 आएंगे, और इसमें भी आप गिनोगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 22 ही आएंगे। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, पेयर्ड 22, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, पेयर्ड 22, सेम है बिल्कुल। इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, 1 2, ठीक है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप गिन लेना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अलग आ गए हैं तो ये कभी भी आर एस नहीं बन सकता, ये बनेगा इसका आर एस। सो सेकेंड रूल हमने पढ़ लिया है कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए जब आप आर एस बना रहे हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आएगी वो ये आएगी कि रूल थर्ड की हम बात करेंगे। रूल थर्ड ये कहता है कि जब भी आप रेजोनेंस करवाएं ना तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करें, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरे जाएंगे, ये नहीं कि आप एटम को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लिया को शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिएगा C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है जी, बिल्कुल है जी। ये हमारा पहला RS, और इसके बाद हम RS जो बनाएंगे वो ये बनेगा CO नेगेटिव CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारा दूसरा RS। तो ये दोनों क्या हैं, RS हैं, ठीक है। क्या किया है हमने, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे ये मत कहना कि ये है पाई इलेक्ट्रॉन ओनली, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ ही नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि C डबल बॉन्ड O CH3 और मैंने ये क्या करा दिया, इसमें मैंने कुछ ऐसा करा दिया CH2 डबल बॉन्ड COH, और इधर तो CH3 बचा हुआ है। तो ये जो है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो दोनों हैं इसमें हमने क्या करवा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा के ऑक्सीजन पर लगा दिया, एटम का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, न्यूक्लियाई का इधर उधर कर दिया। ऐसा आरएस में नहीं होता है। और ये जो फिनोमिना होता है ये होता है टोटोमेरिज्म, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये था रूल 3, एटम का शिफ्ट नहीं करवाना, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करवाना है। इसके बाद आखिर में एक रूल बच गया है जो कि हमारा रूल नंबर 4, वो ये कहता है कि कभी भी आप एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ना बनाएं। ये कहता है कि कभी भी आप जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कभी भी एडजेसेंट कार्बन पर अपोजिट चार्जेस नहीं बनाएं। अगर बनता है तो वो जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज नहीं बनाने, और बन भी रहा है तो वो उसको हमेशा आरएस में काउंट नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे पास रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में जो आएगा हमारे पास में वो हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमने कंडीशंस पढ़ी, रूल्स पढ़े, अब आएगी स्टेबिलिटी। क्या आएगी? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी तक बात करते हैं ना स्टेबिलिटी, तो वो आ चुकी है। अब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आपको मैं 5 रूल बताऊंगा, और ये रूल्स आपको एक ऑर्डर में क्या करने हैं, ऑर्डर में फॉलो करने हैं, एक ऑर्डर में ही फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 देखेंगे, नहीं लगा तभी सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम
रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1, अब एक बात देखिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ हर एक आरएस का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, वो कम ज़्यादा स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो बात मैं लिखने आ रहा हूँ, मैंने आपको अर्ली बता दी है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि ऑक्टेट कंप्लीशन, क्या? ऑक्टेट कंप्लीशन इज मोर प्रायर। देखिएगा ये चीज़ हमें एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। वो कैसे? देखिएगा, CH2F, CH2 पॉजिटिव, F, N डबल बॉन्ड O, N पॉजिटिव, O के ऊपर क्या हो गए हमारे पास में 2 लोन पेयर्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास में क्या करेंगे? हम करेंगे रेजोनेंस। क्या करेंगे? इनमें रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। इधर देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना ही इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन रेजोनेंस कराएंगे तो F के जो हमारे पास लोन पेयर हैं वो PP ओवरलैप होगा, P पाई P पाई से इधर आ जाएगा और इधर बन जाएगी एक डबल बॉन्ड, और F पर पॉजिटिव क्योंकि लोन पेयर दिया है उसने अपना, और 2 लोन पेयर एज इट इज बच गए। ये हो गया सेकंड RS, ये था पहला RS, और ये इसका पहला RS है। अब ये पॉजिटिव है नाइट्रोजन पर, ठीक है। ये लोन पेयर मूव करेगा N और O के बीच में, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? N ट्रिपल बॉन्ड O, पॉजिटिव तो आएगा ही क्योंकि लोन पेयर गया है भाई, और इधर एक लोन पेयर प्रेजेंट है ही। अब आप देख सकते हैं, अब आप खुद काउंट कर सकते हैं कि ये जो सेकंड जो स्ट्रक्चर बने हैं इनमें ऑक्टेट हर एक एटम का कंप्लीट है। इसलिए स्टेबिलिटी बात करूँ तो सेकंड की स्टेबिलिटी दोनों केसेस में ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन, क्योंकि आप गिन सकते हैं ना, देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का देखें 2 2 4 और 2 CH की बॉन्ड है तो 8, ठीक है। इधर नाइट्रोजन का देखें 2 2 4 2 4 2 8, ऑक्सीजन का देखेंगे 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट हर एक एटम का सेकंड वाले RS में, इसलिए सेकंड ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। सो ऑक्टेट कंप्लीशन आपको सबसे पहले देखनी है। रूल नंबर 1 ये कहता है। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 ये कहता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कितने भी RS दे दें, 1 2 3 4 5, और उसमें पूछे सबसे स्टेबल कौन सा है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि कहाँ ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है। सेकंड रूल पर आएंगे। सेकंड रूल कहता है कि जिस RS में सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगी, मतलब जिसमें सबसे कम चार्ज होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्या कह रहा है? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या हो, ज़्यादा हो, या कह सकते हो जो चार्ज है वो कम हो, मतलब लेस चार्ज, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ